अगर हम क्लासरूम ऑफ द एलाइट का करंट फ्लो को एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ये स्कूल अब एक नॉर्मल सर्वाइवल ग्राउंड नहीं रहा। इसके अंदर एक साइलेंट पॉलिटिकल वॉर चल रही है, एक ऐसी वॉर जो सरफेस पर दिखाई नहीं देती पर हर एक कैरेक्टर के हर एक मूव के पीछे चल रही होती है। एनएचएस को फ्यूचर लीडर्स बनाने के ट्रेनिंग ग्राउंड कहा जाता है, पर क्या तुमने कभी सोचा कि हर फैक्शन, हर पावरफुल पॉलिटिकल एंटिटी अपने पॉन यहाँ भेज रही है? हर स्टूडेंट एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक सिंबल ऑफ पावर, और इसीलिए हर एंट्री और हर एब्सेंस एक हिडन क्लू है। किनुगासा सेंसे ने ऑलरेडी सेकेंड ईयर वॉल्यूम 12.5 में हिंट दे दिया था कि अब सिर्फ एग्जाम्स या क्लास पॉइंट्स की लड़ाई नहीं होगी, अब गेम उस लेवल पर है जहां जापान का फ्यूचर पॉलिटिकल लैंडस्केप डिसाइड होगा। सोचो ज़रा, शिराइशी जैसे नए कैरेक्टर का आना या शिरोगाने सेंसे जैसे टीचर का साइलेंस, इनके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? हर स्माइल के पीछे एक डील छिपी है, हर दोस्ती के पीछे एक एजेंडा, और जितना ज़्यादा तुम इसको समझने की कोशिश करोगे उतना ही क्लियर होगा कि एनएचएस एक स्कूल नहीं, एक चेस बोर्ड है जहाँ कुछ पीसेस सामने हैं और कुछ अभी भी डिलिबरेटली छिपाए गए हैं। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अभी क्लासरूम ऑफ द एलाइट में पॉलिटिकल वॉर किस मोड़ पर है और इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब देखो, एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल एक बैटलफील्ड है, पर इसका असली चेहरा और भी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ के स्टूडेंट्स सिर्फ अपने क्लास पॉइंट्स या एग्जाम के लिए लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनके पीछे चल रही है एक पॉलिटिकल चेस गेम जहाँ हर स्टूडेंट अपने आप में एक पॉन है किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर या फैक्शन का। किनुगासा सेंसे ने पहले ही हिंट दे दिया था कि एनएचएस फ्यूचर लीडर्स बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। मतलब यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स एक दिन जापान के पॉलिटिक्स, बिजनेस और गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे। पर इसके साथ साथ स्कूल के अंदर चल रहा है एक साइलेंट वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस। एक तरफ है आत्सुमी आइनोकोजी जिसका ड्रीम है एक नई जापान बनाना, और दूसरी तरफ है किजिमा जैसे लीडर्स जो अपना एनएचएस प्रोजेक्ट चला रहे हैं। स्टूडेंट्स के बीच की राइवलरी कभी भी स्टूडेंट्स तक सिर्फ लिमिटेड नहीं होती है। जैसे रियन, होरिकिता, नागुमो, मानाबू, इन सब के मूव्स के पीछे एक अनसीन हैंड होता है जो हम कभी देख नहीं सकते या हमने उतने दूर तक कभी सोचे ही नहीं है। उन्हें अननोइंगली यूज़ किया जा रहा है एज अ पॉलिटिकल वेपन। जैसे होरिकिता को नानासा के जरिए इनडायरेक्टली इशिगामी समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर शिराइशी का काम और ऑब्जर्वर रोल जो किजिमा फैक्शन का रिप्रेजेंटेटिव लगता है। आइनोकोजी का अनॉमली एग्जिस्टेंस सबसे बड़ा थ्रेट है यहाँ। अगर वो अपने फादर का प्रोजेक्ट फेल करता है तो पूरा पॉलिटिकल बैलेंस हिल जाएगा। इसलिए हर फैक्शन चाहता है कि उसे या तो अपनी तरफ खींच ले या उसे डिस्ट्रॉय कर दे। एनएचएस के एग्जाम्स, मैनिपुलेशंस और एलियंसेस सब एक लार्जर चेसबोर्ड का हिस्सा है। आज क्लासरूम ऑफ द एलाइट के अंदर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक मास्क है। असली गेम चल रहा है जापान के फ्यूचर की कुर्सी के लिए, और एनएचएस स्टूडेंट्स सिर्फ पॉलिटिकल पॉन्स है। और यहीं से पॉलिटिकल पॉन्स की असली वजह समझ आती है, क्योंकि इन पॉन्स के बीच चल रही है साइलेंट राइवलरी और उनके पीछे दो बड़े मास्टरमाइंड खड़े हैं, आत्सुमी आइनोकोजी और किजिमा। एक तरफ है व्हाइट रूम का नाइटमेयर और दूसरी तरफ है एनएचएस का हिडन एक्सपेरिमेंट। अब समझते हैं इन दोनों फैक्शंस की असली चल। अब देखो, क्लासरूम ऑफ द एलाइट का सबसे डार्क और अनएक्सप्लोर्ड एंगल है पॉलिटिकल फैक्शंस और उनके पीछे हिडन वॉर। अगर हम थ्योरी को फॉलो करें तो क्लियर होता है कि आत्सुमी का व्हाइट रूम और किजिमा का एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल एक तरह के दो एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट्स हैं। दोनों का मकसद एक है, एक ऐसी जनरेशन बनाना जो जापान के फ्यूचर को कंट्रोल कर सके। आत्सुमी का व्हाइट रूम एक क्लोज लैब है जहाँ इंडिविजुअलिटी को क्रश करके एक परफेक्ट टूल बनाया गया, और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट है कियोताका आयानोकोजी। दूसरी तरफ किजिमा जो कि एनएचएस के मास्टरमाइंड के रूप में देखा जाता है, शायद इसी प्रोजेक्ट का एक और वेरिएंट बना रहा है। वॉल्यूम 0 में हमें हिंट मिला था कि किजिमा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट की तरफ जा रहा है जो व्हाइट रूम के रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सके या उसके जैसे रिजल्ट्स बना के दे सके। इसीलिए शिराइशी जैसे कैरेक्टर्स एकदम पैसिव और ऑब्जर्विंग स्टांस लेते हैं, क्योंकि उनका असली काम एक्शन नहीं बल्कि व्हाइट रूम के इफेक्ट को समझना है। अगर हम मान लें कि शिरोगाने सेंसे एक्चुअली में किजिमा के अंदर काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सीधे आत्सुमी के अगेंस्ट खड़े हैं, और इसी वजह से इशिगामी जिसको हम आत्सुमी की तरफ से देख रहे हैं अभी, और नानासा और शिराइशी इसे हम देख रहे हैं शिरोगाने की तरफ से। अब पॉलिटिकल वॉर्स और पावर्स के मोटिव के बीच किनुगासा सेंसे ने इसको स्कूल के ग्राउंड पे ही श्रिंक कर दिया है, स्टूडेंट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स। पर असली धमाका तब होगा जब ये फैक्शंस आइनोकोजी की तरफ अपनी नज़र डालेंगे, क्योंकि चाहे व्हाइट रूम हो या एनएचएस, दोनों फैक्शंस के लिए कियोताका आइनोकोजी एक डेंजरस एनोमली है। उसकी एग्जिस्टेंस ही उनके प्लान्स को डिस्टर्ब कर सकती है। आत्सुमी का बेट विथ कोएंजिस फादर और बाकी फैक्शंस
के हिडन गोल दोनों मिलके एक ही बात कंफर्म करते हैं, एनोकोजी के प्लान्स कभी भी वैसे एग्जीक्यूट नहीं होंगे जैसा वो सोचता है। ईयर 3 एक बैटलफील्ड है जहां सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं बल्कि उन फैक्शंस का भी टकराव होगा जो जापान के फ्यूचर को अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं। और अगर हम इसी पॉलिटिकल पॉन्स को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला सवाल यही है, कौन किसके फैक्शंस का हिस्सा है? क्योंकि एनएचएस एक डिस्गाइज्ड बैटलफील्ड है जहां हर स्टूडेंट अपने पीछे एक अलग पॉलिटिकल शैडो कैरी करता है। इशिगामी का पोजीशन अब तक क्लियर नहीं है। वो आत्सुमी के साथ अलाइन लगता है। उसका हर मूव एक कैलकुलेटेड डिजाइन है जिसका फाइनल टारगेट एनोकोजी को समझना है। दूसरी तरफ शिराइशी को देखो, सरफेस पे वो एक न्यूट्रल और काम स्टूडेंट लगती है, लेकिन उसके आसपास और भी अननोन पीसेस मौजूद है। हो सकता है वो खुद किसी बड़े फैक्शन का साइलेंट ऑब्जर्वर हो और उसके साथ कई और छिपे हुए प्लेयर्स हो। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, एक फर्स्ट ईयर मिस्टीरियस गर्ल भी हो सकती है जो इस पजल का हिडन पार्ट है। उनकी एग्जैक्ट अलाइनमेंट अभी क्लियर नहीं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ एक पॉलिटिकल मैसेज है। खेल में अभी और भी पीसेस बाकी है। और फिर आता है शुकिशिरो। ये अभी भी बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क है। क्या वो किसी फैक्शन के बिहाफ में ऑपरेट कर रहा है या अपने ही एजेंडा चाहता है? अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी सच है तो इसका मतलब ये है कि शुकिशिरो डिलिबरेटली दोनों फैक्शंस को टकराता देखना चाहता है ताकि एंड में जो भी सरवाइव करे वही असली विक्ट्री बने। इसलिए एनोकोजी के लिए ये बैटलफील्ड और भी अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है क्योंकि पॉन्स अभी तक पूरी तरीके से रिवील नहीं हुए हैं। और एक चीज़, एनोकोजी का असली प्लान क्या है ये अभी भी हमें नहीं पता। मैंने पहले भी कहा है अपने प्रीवियस वीडियोस में कि एनोकोजी चाहता है चारों क्लास में बैलेंस बने रहे एंड तक, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ऐसा करने का पीछे कोई तो वजह होगा, ये अभी भी हमें क्लियरली पता नहीं है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे थोड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक ऐसी थ्योरी है जो तुम्हारी सोचने की आदत को तोड़ दे। क्या हो अगर इस पूरे बैटलफील्ड का असली सेंटर एक ही इंसान हो और वो हो एनोकोजी कियोता। सोचो जरा, क्या होगा अगर एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल का असली बैटलफील्ड क्लासरूम्स या एग्जाम्स नहीं बल्कि एक हिडन पॉलिटिकल वॉर हो, और इस वॉर का ट्रू सेंटर कोई और नहीं बल्कि एनोकोजी खुद हो। अब तक जो हिंट्स हमें मिले हैं उनसे एक चीज क्लियर लगती है, सिर्फ कोई पार्टी नहीं बल्कि और भी फैक्शंस एनोकोजी की एग्जिस्टेंस को नोटिस कर चुके हैं। किजिमा का स्पेशल एग्जाम सर्विलेंस इन ईयर 2 वॉल्यूम 12 एक बड़ा सिग्नल था। और याद करो, वॉल्यूम 0 और वॉल्यूम 1 के बीच एक साल का जो गैप था, बहुत हाई चांसेस है कि इस एक साल में कुछ बड़े लोगों ने उसके मूव्स ऑब्जर्व किए होंगे। मतलब जिस तरह आत्सुमी ने उसे जापान का सबसे डेंजरस वेपन बनाया था, अब दूसरे फैक्शंस भी उसे या तो कंट्रोल करना चाहते हैं या एलिमिनेट। पर ये सिर्फ एक स्कूल का पॉलिटिक्स नहीं है। एनएचएस के स्टूडेंट्स ही कल के लीडर्स बनेंगे और नेचुरली पावरफुल एंटिटीज ये इंश्योर करना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट उनके फ्यूचर प्लान्स के अगेंस्ट ना जाए। इसी वजह से अब सब फैक्शंस अपने अपने हिडन ट्रैप्स और स्ट्रेटजीज बना रहे हैं और एनोकोजी जैसे एनोमली का एग्जिस्टेंस इन सब फैक्शंस के लिए एक रेड फ्लैग बन गया है। और अब असली दिक्कत ये है कि एनोकोजी का जो अपना मास्टर प्लान है वो एक एजम्पशन पे खड़ा है कि आउटसाइड वर्ल्ड उसके गेम को इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन आत्सुमी और कोएंजी के फादर का बेट प्लस दूसरे फैक्शंस की अपनी एम्बिशंस उसके प्लान्स को डायरेक्टली डिस्टर्ब करने वाले हैं। मतलब जितनी केयरफुली उसने अपनी मूव्स डिज़ाइन की है उन्हें अब मास इंटरफेरेंस फेस करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो सिंपल कंक्लूजन ये है, एनोकोजी के प्लान्स बिल्कुल वैसे एग्जीक्यूट नहीं होंगे जैसा उसने सोचा था। अब उसके अगेंस्ट सिर्फ एक दो राइवल नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के पावरफुल स्टेक होल्डर्स खड़े हो रहे हैं। एक तरफ क्लासमेट्स और स्कूल पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज और पॉलिटिकल फैक्शंस, और सबके बीच में एनोकोजी जो इस पूरी वॉर का एक्चुअल सेंटर बन गया है। सोचने वाली बात यह है, क्या एनोकोजी अपनी वाइट रूम ट्रेनिंग और माइंड गेम्स से ट्रू सबको आउटस्मार्ट कर पाएगा या फिर इस बार पूरा सिस्टम उसके खिलाफ सेट हो चुका है? अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि अभी तक हर एक एग्जाम, हर एक ट्विस्ट एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही थी या फिर कुछ और अब जब हमने एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल की
पॉलिटिकल चेस बोर्ड को डिटेल में समझा तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये स्कूल एक बैटलफील्ड है जहां तलवारों का नहीं, दिमागों का खून खराबा होता है। पॉलिटिकल पॉन्स, फैक्शंस, सीक्रेट प्लेयर्स और सबसे ऊपर एक ऐसा इंसान जिसके होने से ही पूरी कहानी बदल जाती है, और वो है आयानोकोजी कियोसाका। हमने देखा है कैसे शुकिशुरु जैसे शैडोज अभी भी अपने हिडन एजेंडा छिपाए बैठे हैं। नानासा और शिराइशी जैसे नए चेहरे शायद मेज के अंदर एक और मेज क्रिएट कर रहे हैं, और फिर वो मिस्टीरियस गर्ल जिसका जिक्र पहले भी मैंने किया था, क्या वो भी इस पावर प्ले का एक हिस्सा है? ये सवाल अभी खुले हुए हैं, लेकिन हर क्लू ये बताता है कि एएनएचएस के हर एक स्टेप पे कोई ना कोई पॉलिटिकल मैसेज छिपा हुआ है। और फिर आता है बड़ा सवाल, क्या आयानोकोजी सिर्फ एक पॉन है या एक वेपन, या फिर क्या ये पूरा गेम ही उसका एग्जिस्टेंस के अराउंड घूम रहा है? क्योंकि अगर उसका व्हाइट रूम का पास्ट सबको समझ आ गया तो वो ना सिर्फ एक स्टूडेंट बल्कि एक सेंट्रल पीस बन गया है, एक ऐसी जगह जहां बिना उसके कुछ भी पॉसिबल नहीं। इसीलिए जो वॉर हम देख रहे हैं वो सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं बल्कि एक स्लो बर्न सेटअप है। और हर वॉल्यूम और हर चैप्टर्स के साथ किनुगासा सेंसेई हम एक बड़े एक्सप्लोशन की तरफ ले जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब वो मोमेंट आएगा ये सिर्फ एक स्कूल स्टोरी नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल मास्टरपीस बन चुका होगा। और इसी के साथ ये था मेरा ब्रेकडाउन। अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक कहानी है तो अब तुम समझ गए होगे कि ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं। अब मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, किसी और चीज़ के बारे में हम लोग ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय।